आंतरिक प्रतिरोध का मान विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? विभवमापी प्रयोग करना है तो पहले प्राथमिक परिपथ बनेगा ही, पहले प्राथमिक परिपथ बनाएंगे, फिर द्वितीयक परिपथ में उस सेल को जोड़ेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ, ये बैटरी, एक कुंजी के, ये बैटरी EB, और यहां पर मैंने इसको एक जोड़ा यहां पे रियोस्टेट, ये विभवमापी, विभवमापी तार A B, ये रियोस्टेट RH, ये हो गया इसका प्राथमिक परिपथ। ठीक है, अब इसके द्वितीयक परिपथ में हम वो सेल जोड़ेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम ये कौन सा सेल लेते हैं? ये सेल लेक्लांशिया सेल लेंगे और इसको जोड़ दिया जाएगा एक धारामापी के साथ। हाँ जी, अब इस सेल को हमें एक परिपथ से और जोड़ना है जिससे कि जब इसमें इससे धारा ली जाए तो इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टा ज्ञात की जा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक कुंजी इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देता हूं। इस कुंजी का नाम दे देता हूं K2 और इस कुंजी का नाम दे देता हूं K1। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र काम में ले रहे हैं वो काम में ले रहे हैं E माइनस V अपॉन V इंटू R, या इसी सूत्र को लिख सकता हूं E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। पहले समझें, यहाँ पे E कौन है? ये है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, और V कौन है यहां पर? सेल की टर्मिनल वोल्टा। अब देखिए, बस ये दो टर्म अगर अपने को समझ में आ जाए तो ये प्रयोग बहुत आसान है। जब ये मैं इस परिपथ से इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि ये कुंजी खुली रहेगी, उस समय इस सेल से इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उस समय अगर आप शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करोगे तो धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि इस सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। और जब सेल से धारा ना ली जा रही हो उस समय सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ऐसी तो पहले जब हम इस कुंजी को बंद नहीं करेंगे, यानी कि खुली छोड़ देंगे, उस समय जब शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा, वो उस समय इस सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी के इस तार पर विभव पतन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि संतुलन लंबाई जो प्राप्त होगी वो इसके विद्युत वाहक बल के लिए प्राप्त होगी, और वो संतुलन लंबाई हम मान लेते हैं कितनी होगी? L1। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, जब कुंजी K2 खुली है, खुली है मतलब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब शून्य विक्षेप की स्थिति में, तब शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या लिखेंगे? E बराबर XL1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कुंजी को यहां पे डॉट लगा देंगे। डॉट लगा देंगे तो ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और यहां से एक प्रतिरोध प्रयुक्त करेंगे। शुरुआत में हम कमी प्रतिरोध काम में लें, 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम, फिर 5 ओम। 5 अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए 5 अलग अलग प्रतिरोध काम में लें। ठीक है जी, तो मैंने 1 ओम प्रतिरोध इसमें से निकाल लिया, यानी कि 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ भले ही शून्य विक्षेप दर्शाया जा रहा हो, परंतु इस परिपथ में कोई ना कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी, और जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इस सेल से धारा ली जा रही होगी। तो जब सेल से धारा ली जा रही हो तब सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो प्रेक्षण प्राप्त होगा, जो शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा, वो किसके लिए होगा? इसके सिरों पर विभवांतर, जो कि इस समय किसके बराबर है? टर्मिनल वोल्टा के बराबर। ठीक है, तो अच्छा, टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा वो कम लंबाई पर प्राप्त होगा। माना कितनी लंबाई पर प्राप्त हुआ? L2 पर। बंद। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? सेकंड केस, जब K2 बंद कर दी जाए तब सेल से धारा, यानी कि जब सेल से धारा ली जा रही हो, तब शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता XL2 के बराबर होगी। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देता हूं। पहली इक्वेशन में यहां पे कौन है? E, यहां पे कौन है? V इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2। X से X को कैंसिल किया तो आपके पास आ जाएगा E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये मान अगर आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र में रख दिया जाए तो मेरे पास आंतरिक प्रतिरोध आएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R कौन है यहाँ पर? जो प्रतिरोध हमने प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त किया है। अभी कितना किया था? 1 को। ठीक है जी, तो ये हमने पहला प्रेक्षण प्राप्त कर लिया। सेल के जब कुंजी खुली है तब एक संतुलन लंबाई ली L1, जब कुंजी बंद कर देगी तो एक और संतुलन लंबाई ली L2। अब दूसरे प्रेक्षण के लिए क्या करना है? इस केस में, इस प्रयोग में हमें रियोस्टेट की पोजीशन को कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है, परिवर्तित नहीं करना है। फिर रियोस्टेट क्यों लगाया गया है? इसमें विभव प्रवणता का मान स्थापित करने के लिए। हम क्या कह रहे हैं? आप ये बात जब थ्योरी पढ़ाई गई होगी तब हम बताते हैं क्या कि यहां पे शून्य विक्षेप बिंदु तभी प्राप्त होगा जब यहां का विभवांतर इस पूरे विभवमापी तार के विभवांतर से कम हो। तो इस पे विभवांतर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रतिरोध कम कर देंगे, जिससे कि धारा बढ़ जाएगी, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर वो पहली बार में ही करना है, उसके आगे दोबारा नहीं करना है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे इसको फिक्स करना है, फिक्स कर दिया है। अब दूसरे प्रेक्षण कुंजी K2 को हटा दो, इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करो। संतुलन लंबाई अभी भी उतनी प्राप्त होगी जितनी प्रथम प्रेक्षण में प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब कुंजी K2 को वापस लगाकर अब 2 ओम का प्रतिरोध निकालें। जब 2 ओम का प्रतिरोध निकाला जाएगा तो जो शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। L1, अब हम 5 प्रेक्षण इसमें लेने वाले हैं। इसमें अलग अलग प्रतिरोध काम में लेकर L1 सभी के लिए समान रहेगी और L2 प्रतिरोध परिवर्तित करने के साथ साथ L2 का मान परिवर्तित होगा और इस तरह से हमारे पास प्रेक्षण प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जरा इस प्रयोग को किया जाए। जो प्रयोग किया था वो 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना वाला प्रयोग था। उसमें भी विभवमापी काम में ले रहे थे। तो विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में तो हमने कोई परिवर्तन ही नहीं किया है। अब क्योंकि हमने विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो प्राथमिक परिपथ मेरे पास पहले से व्यवस्थित है। हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बैटरी का धनाग्र है जिसको ए टर्मिनल पे जोड़ा गया है। बैटरी के ऋणाग्र को पहले कुंजी से रियोस्टेट को, और रियोस्टेट को यहाँ मैंने इस बी टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है, विभवमापी के बी सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है, तो प्राथमिक परिपथ हमारे पास पूर्ण है। अब सिर्फ द्वितीयक परिपथ हमें व्यवस्थित करना है। द्वितीयक परिपथ में भी हमने क्या किया? पहले हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तार लगा हुआ है क्योंकि हमने पहले डायनेल सेल भी जोड़ा हुआ था, उसको हटा देते हैं। ये अतिरिक्त तार को यहाँ से हटा दिया जाए। अतिरिक्त तार को हमने हटा दिया है और यहाँ पे यही 2 जोड़े जाने हैं, इसलिए इसको हम फाइनली कनेक्ट कर देते हैं। ये हम देखो ढंग से टाइट कर दिया है। हाँ जी, अब देखो आपके पास ये लैक्लांश सेल है। लैक्लांश सेल के धनाग्र को यहाँ जोड़ दिया है। ऋणाग्र को हमें सीधे कहाँ पर जोड़ना है? धारामापी से, जैसा कि परिपथ में बताया गया है। हम यहाँ पे इस लैक्लांश सेल के धनाग्र को ए पे जोड़ दिया गया है, ऋणाग्र को मैं सीधे धारामापी से जोड़ रहा हूँ और धारामापी के दूसरे सिरे को हमने जॉकी से जोड़ा हुआ है। ठीक, अब इसमें एक काम और बाकी बच रहा है। इस लैक्लांश सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक कुंजी जोड़नी है। राइट, तो अब उसका ये काम और कर लिया जाए। देखिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक कुंजी है।
पहले मैं रेजिस्टेंस बॉक्स के श्रेणी क्रम में कुंजी को जमा लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से कुंजी को जोड़ा, कुंजी से एक एक्स्ट्रा तार वहाँ उसके ऋणाग्र पे जोड़ने के लिए काम जोड़ लेते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स, हाँ जी, तो मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है, और अब इसको मेरे को इस पे जोड़ना है। एक में इस लैग्रेंज सेल के धनाग्र पे और एक को ऋणाग्र पे जोड़ूंगा, ऋणाग्र से और जोड़ना है। हाँ जी, हमारा संयोजन पूरा कंप्लीट है। अब हाँ जी, अब हम क्या करें, पहले प्राथमिक परिपथ को पूर्ण किया जाए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाली कुंजी को मैंने खुला रखा है, इसको खुला रखा है, यानी कि इस समय जो संतुलन लंबाई प्राप्त होगी वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम यहां पर देखिए विक्षेप दोनों तरफ आ रहा है, पहले तार पे विक्षेप उधर ही आ रहा है। हम पहले रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो धारा कम हो गई, तो विभव प्रवणता कम हो गई, तो संतुलन लंबाई ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, वापस से बोलता हूँ, मैंने रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, इसलिए प्राथमिक परिपथ में कुल प्रतिरोध बढ़ गया है, इसलिए प्राथमिक परिपथ में धारा घट जाएगी, इसका विभव प्रवणता घट जाएगी, इसलिए संतुलन लंबाई अधिक प्राप्त होगी। ठीक है जी, चलिए, पहले तार पे विक्षेप एक तरफ प्राप्त हो रहा है, दूसरे पे भी उसी तरफ प्राप्त हो रहा है, तीसरे पे भी उधर प्राप्त हो रहा है, चौथे पे भी उधर ही प्राप्त हो रहा है, पांचवें पे उसी तरफ प्राप्त हो रहा है, छठे पे उधर प्राप्त हो रहा है, सातवें पे भी उधर प्राप्त हो रहा है, आठवें भी बदल गया है, सातवां तार उस तरफ जा रहा है। हम और आगे जाते हैं, आगे जाने पे विक्षेप घट रहा है, ये देखिए लगातार विक्षेप घट रहा है, अभी पूरी तरह से शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, सातवां उधर गया, आठवें से उधर से आ रहे हैं, ये देखिए ये हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है जरा चेक करते हैं, इधर देखते हैं, 7 तार के बाद 8वें तार पे मिला है, तो 8वें तार पे ये हमें 6 सेंटीमीटर पे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो L1 लंबाई मुझे मिल गई 706 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमें पहली संतुलन लंबाई मिल गई है 706 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो द्वितीय परिपथ में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था उसको कनेक्ट कर देते हैं सेल से डॉट लगाकर, और ऐसा करने के बाद में हमें यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध काम में लेना है, इसलिए मैंने 1 ओम प्रतिरोध निकाल दिया है, ये मैंने 1 ओम प्रतिरोध निकाल दिया है। ठीक है, यानी कि 1 ओम का प्रतिरोध इस समय परिपथ में प्रयुक्त हो रहा है। अब विक्षेप वही दो तरफ आ रहा है, पहले तार पे उस तरफ, दूसरी तार पे भी उसी तरफ, तीसरे पे भी उसी तरफ, चौथे पे भी उसी तरफ, पांचवें पे भी उसी तरफ, छठे पे, छठा जो कि उधर से आ रहा है, विक्षेप कम हुआ है, सातवें तार पे, विक्षेप घट रहा है सातवें तार पे आगे बढ़ने पर शून्य विक्षेप, ये हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो गया। कितने मिला है, सातवें तार पे मिला है, पर लास्ट में जाके मिला है। ये शून्य विक्षेप बिंदु में प्राप्त हुआ है 3 और 3 6 सातवें तार पर, सातवां तार इधर जा रहा है, यानी कि हमारे पास 695 सेंटीमीटर पे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है, 695 सेंटीमीटर। अब हमें हर बार प्राथमिक मतलब हर बार L1 तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, वो तो हर बार क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ओम के बजाय अब 2 ओम प्रतिरोध काम में लेंगे और सिर्फ L2 का नया मान प्राप्त करेंगे। ये देखिए मैंने 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे काम में लिया है, 2 ओम वाले में डॉट नहीं है, यानी कि 2 ओम का प्रतिरोध काम में आ रहा है। तो 2 ओम के लिए हमारे पास विक्षेप पहले तार पे राइट साइड में, दूसरे पे राइट साइड में, तीसरे पे भी विक्षेप राइट साइड में, चौथे में विक्षेप राइट साइड में, पांचवें में विक्षेप राइट साइड में, छठे में राइट साइड में है,
परंतु कुछ कम हुआ है विक्षेप। सातवें में भी इसी तरफ राइट साइड में ही है, परंतु ये हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो गया है। कितने सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 3 और 3 से 6 सतह 7वें तार पे। 7वें तार का मतलब हो गया ये 600 और 82 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो 682 सेंटीमीटर हमारे पास 2 ओम के लिए, पहला 1 ओम के लिए था, अब 2 ओम के लिए है 682 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध काम में लेता हूँ, तो 2 ओम का की कुंजी निकाली हुई है, 1 ओम की और निकाल दी, तो ये 3 ओम का प्रतिरोध हो गया। हाँ जी विक्षेप राइट साइड में, विक्षेप राइट साइड में, तीसरी तरफ पे विक्षेप राइट साइड में, चौथे भी राइट में, पांचवें पे भी राइट में, छठे पे भी राइट में, सातवें पे अब ये लगभग शून्य विक्षेप बिंदु आने वाला है। ये शून्य विक्षेप बिंदु हमें प्राप्त हो गया है और ये मिल रहा है हमें, हाँ जी ये मिल रहा है 7वें तार पे मिल रहा है। इसका मतलब 7वां तार उधर से आ रहा है 697 सेंटीमीटर पे, 3 ओम के लिए। अब हम 2 और 2 4 ओम का प्रतिरोध काम में ले रहे हैं। ये देखें 2 ओम और 2 ओम 4 ओम, पहले में राइट साइड पे, दूसरे में राइट साइड पे, तीसरे में राइट साइड पे, चौथे में राइट साइड पे, पांचवें में राइट साइड पे, छठे पे राइट साइड पे, सातवें पे भी अभी राइट साइड पे चल रहा है। आगे बढ़ना पड़ेगा 7वें तार पे। ये पूरे 700 सेंटीमीटर में हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। लास्ट प्रेक्षण हमें लेना है 5 ओम प्रतिरोध के लिए। और अब मैंने 5 ओम का प्रतिरोध काम में लिया है। 5 ओम वाला डॉट खाली है, यानी कि 5 ओम प्रतिरोध प्रयुक्त हो रहा है। पहले पे विक्षेप राइट साइड में, दूसरे पे विक्षेप राइट साइड में, तीसरे पे राइट साइड में, चौथे पे राइट साइड में, पांचवें पे राइट साइड में, छठे पे राइट साइड में, सातवें में राइट साइड पर है, आठवें में लेफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं कहीं हमें शून्य विक्षेप बिंदु मिलेगा। शून्य विक्षेप बिंदु ये मिल रहा है 704 सेंटीमीटर पे, 704 सेंटीमीटर, हाँ 704 सेंटीमीटर पे। ये 4 ओम के लिए और ये 5 ओम के लिए। ये हमारे पास प्रेक्षण प्राप्त हो गए। तो ये हमारा प्रयोग पूरा हो गया। अब इससे कैलकुलेशन करके आंतरिक प्रतिरोध की गणना की जा सकती है।